हिंदी, हिंदुई, हिंदुस्तानी, उर्दू। पीछे यह संकेत किया गया है कि खड़ी बोली नाम का एक प्रयोग साहित्यिक हिंदी, उर्दू, हिंदुस्तानी आदि की आधार भाषा या आज की साहित्यिक हिंदी के लिए भी होता है। वस्तुतः आज हिंदी, उर्दू, हिंदुस्तानी नामों का प्रयोग जिन भाषा रूपों के लिए होता है, व्याकरणिक स्तर पर वे प्रायः एक ही हैं और उनकी आधार भाषा एक मिश्रित बोली है जो मूलतः कौरवी, पंजाबी, ब्रज आदि के योग से बनी होगी। आज इस खड़ी बोली में जब बोलचाल के शब्दों, आधारभूत शब्दावली, बहुप्रचलित तद्भव शब्द, सरल बहुप्रचलित संस्कृत शब्द तथा सरल बहुप्रचलित अरबी, फारसी, तुर्की शब्द का प्रयोग होता है तो उसे बोलचाल की हिंदी या हिंदुस्तानी कहते हैं। उन शब्दों के साथ ही जब संस्कृत के अल्प प्रचलित अतः कठिन तत्सम शब्दों का भी प्रयोग होता है तो उसे हिंदी या साहित्यिक हिंदी कहते हैं। और जब उन शब्दों के साथ अरबी, फारसी, तुर्की के अल्प प्रचलित अतः कठिन शब्दों का प्रयोग होने लगता है तो उसे उर्दू कहते हैं। इस तरह खड़ी बोली की या सामान्य हिंदी की ये तीन शैलियाँ हैं। हिंदुई शब्द हिंदू प्लस ई से बना है। हिंदवी, हिंदुई या हिंदवी का प्रयोग प्राचीन हिंदी के लिए काफ़ी पहले से मिलता है। 13वीं सदी में औफी और अमीर खुसरो ने इसका प्रयोग किया है। खालिक बारी में हिंदी और हिंदवी दोनों का प्रयोग एक ही भाषा के लिए हुआ है, किंतु हिंदी का प्रयोग केवल 5 बार है जबकि हिंदवी का 30 बार। इसका अर्थ यह हुआ कि पहले हिंदी की तुलना में हिंदवी नाम ज़्यादा प्रचलित था। धीरे धीरे हिंदवी नाम उस भाषा के लिए सीमित हो गया जिसमें संस्कृत के शब्द अपेक्षाकृत अधिक थे और हिंदुस्तानी उस भाषा को कहने लगे जिसमें अरबी, फारसी के शब्द ज़्यादा थे। गारशादासी के इतिहास में हिंदुई तथा हिंदुस्तानी नाम ठीक इसी अर्थों में आए हैं। अब प्रायः लोग केवल दक्षिणी तथा उसके पहले के उत्तर भारत के मशहूर खुसरो तथा शकरगंजी आदि के साहित्य की भाषा के लिए ही हिंदुई या हिंदवी नाम का प्रयोग करते हैं। हिंदुस्तानी शब्द हिंदुस्तान प्लस ई से बना है। ग्रेयर्सन, धीरेन्द्र वर्मा आदि कई लोगों का मत है कि यह नाम अंग्रेजों का दिया हुआ है, किंतु वास्तविकता यह है कि तुज़की बाबरी में भाषा के अर्थ में हिंदुस्तानी शब्द का प्रयोग हुआ है। प्रारंभ में यह शब्द हिंदी या हिंदवी का समानार्थी था, किंतु आगे चलकर इसका वह अर्थ हो गया जो आज उर्दू का है। अर्थात हिंदी का वह रूप जिसमें अरबी, फारसी, तुर्की शब्दों का अधिक प्रयोग होता है। जैसा कि ऊपर संकेत है, तासी के प्रसिद्ध इतिहास इस्तवार दल लिटरेच्योर हिंदुई ए हिंदुस्तानी में हिंदुस्तानी का प्रयोग इसी अर्थ में हुआ है और आगे चलकर जब हिंदी और उर्दू नामों का प्रयोग एक ही भाषा की ऐसी शैलियों के लिए होने लगा जिनमें क्रमशः संस्कृत और अरबी, फारसी के शब्दों का बाहुल्य था, तो हिंदुस्तानी हिंदी उर्दू के बीच की उस भाषा को कहने लगे जिसमें ना तो संस्कृत के कठिन शब्द होते हैं और ना अरबी फारसी के। इसमें तद्भव तथा बहुप्रचलित संस्कृत तत्सम और अरबी फारसी के वे शब्द होते हैं जो बोलचाल में भी प्रयुक्त होते हैं।
गांधी जी ने हिंदुस्तानी शब्द का प्रयोग इसी अर्थ में किया है। उर्दू शब्द मूलतः तुर्की भाषा का है तथा इसका अर्थ है शाही शिविर या खेमा। तुर्कों के साथ ही यह शब्द भारत में आया और यहाँ प्रारंभिक अर्थ खेमा या फौजी पड़ाव था। इस अर्थ में उत्तरी भारत के अनेक नगरों में उर्दू बाज़ार, फौजी पड़ाव का बाज़ार नाम आज भी मिलता है। मुग़ल बादशाह के इन फौजी पड़ावों में धीरे धीरे पूर्वी पंजाबी, हरियाणी, कौरवी, ब्रज मिश्रित एक बोली विकसित हुई जिसमें अरबी, फ़ारसी, तुर्की के शब्द काफ़ी थे। बोलियों का मिश्रण स्थानीय प्रभाव तथा इन खेमों के सिपाहियों के कारण था। तो तुर्की शब्द मुग़लों की अपनी भाषा तुर्की है, तुर्की और उनकी दरबारी भाषा फ़ारसी के कारण थे। शाहजहाँ ने दिल्ली में लाल किला बनवाया। यह भी एक प्रकार से उर्दू शाही और फौजी पड़ाव था, किंतु बहुत बड़ा था, अतः इसे उर्दू ना कहकर उर्दू ए मुअल्ला कहा गया तथा यहाँ बोली जाने वाली भाषा ज़बान उर्दू ए मुअल्ला श्रेष्ठ शाही पड़ाव की भाषा कहलाई। भाषा विशेष के अर्थ में उर्दू शब्द इस ज़बान ए उर्दू ए मुअल्ला का संक्षेप है। भाषा के अर्थ में उर्दू शब्द का प्रयोग सबसे पहले कब हुआ, यह कहना कठिन है, किंतु मोटे रूप में 18वीं सदी के मध्य में यह चल पड़ा था। यद्यपि इसे ज़्यादातर हिंदी या रेख्ता मिश्रित भाषा कहते थे, इसके साथ ही इसे हिंदुस्तानी नाम से भी अभिहित किया गया। 1850 ईस्वी तक आते आते इस भाषा के लिए अन्य नामों का प्रचलन बंद हो गया और केवल उर्दू नाम चलने लगा। हिंदवी के मुख्यतः दो रूप प्राचीन काल से आ रहे थे। एक तो बोली रूप जो ब्रज, अवधी आदि का था, और दूसरा उसका एक प्रकार से मिश्रित रूप था जो किसी क्षेत्र से संबद्ध ना होकर पूरे हिंदी प्रदेश में उभर रहा था। गोरखनाथ, खुसरो, कबीर आदि में इसके प्रारंभिक रूप मिलते हैं। लगभग ऐसी ही मिश्रित भाषा अरबी, फारसी, तुर्की शब्दों से युक्त उर्दू भी थी। आगे चलकर दोनों के मूलाधार एक हो गए तथा फारसी, अरबी, तुर्की शब्दों से युक्त भाषा उर्दू कहलाई। तो संस्कृत से युक्त हिंदी नाम और उसके विभिन्न रूप। हिंदी शब्द का संबंध संस्कृत शब्द सिंधु से माना जाता है। सिंधु सिंध नदी को कहते थे। उसी आधार पर उसके आसपास की भूमि को सिंधु कहने लगे। यह सिंधु शब्द ईरानी में जाकर हिंदू और फिर हिंद हो गया और इसका अर्थ हुआ सिंध प्रदेश। बाद में ईरानी धीरे धीरे भारत के अधिक भागों से परिचित होते गए और इस शब्द के अर्थ में विस्तार होता गया तथा हिंद शब्द धीरे धीरे पूरे भारत का वाचक हो गया। इसी में ईरानी का एक प्रत्यय लगने से हिंदीक बना, जिसका अर्थ है हिंदी का। यूनानी शब्द इंदिका या अंग्रेजी शब्द इंडिया आदि इस हिंदीक के ही विकसित रूप है। हिंदी भी हिंदीक का ही परिवर्तित रूप है और इसका मूल अर्थ है हिंद का। इस प्रकार यह विशेषण है, किंतु भाषा के अर्थ में संज्ञा हो गया है। हिंदी भाषा के लिए इस शब्द का प्राचीनतम प्रयोग शरीफुद्दीन यज़दी के ज़फ़रनामा 1424 में मिलता है। वस्तुतः शब्दों में अरबी, फारसी तथा संस्कृत के आधिक्य की बात छोड़ दें तो हिंदी उर्दू में कोई खास अंतर नहीं है। दोनों ही एक ही भाषा की दो शैलियाँ हैं। इसलिए प्रारंभ में हिंदी शब्द का प्रयोग हिंदी और उर्दू दोनों के लिए होता था। तज़किरा मुग़्ज़न उल गरायब में आता है,
दर ज़बानी हिंदी की मुराद उर्दू अस्त। यहाँ हिंदी शब्द उर्दू का समानार्थी है, तो दूसरी तरफ हिंदी के सूफ़ी कवि नूर मोहम्मद ने कहा है, हिंदू मग पर पाँव न राख्यो, का बहुत है जो हिंदी भाख्यो। जहाँ इस शब्द का प्रयोग हिंदी के लिए है, मुल्ला वज़ही सौदा मीर आदि ने मुल्ला वज़ही सौदा मीर आदि ने अपने शेरों को हिंदी शेर कहा है। गालिब ने भी अपने पत्रों में कई स्थानों पर हिंदी उर्दू को समानार्थी रूप में प्रयुक्त किया है। अनुमान है कि 19वीं सदी के प्रथम चरण में अंग्रेज़ों की विशेष भाषा नीति के कारण ही इन दोनों को अलग अलग भाषाएं माना जाने लगा। उर्दू को मुसलमानों से जोड़ दिया गया तो हिंदी को हिंदुओं से। यदि अंग्रेज बीच में ना पड़े होते तो आज ये दोनों भाषाएं एक होती। हिंदी शब्द का प्रयोग आज मुख्य रूप से 3 अर्थों में हो रहा है। पहला, हिंदी शब्द अपने विस्तृततम अर्थ में हिंदी प्रदेश में बोली जाने वाली सहस्त्र बोलियों का द्योतक है। हिंदी साहित्य के इतिहास में हिंदी शब्द का प्रयोग इसी अर्थ में होता है, इसलिए उसके अंतर्गत ब्रज, अवधी, डिंगल, मैथिली, खड़ी बोली आदि प्रायः सभी में लिखित साहित्य का विवेचन किया जाता है। दूसरा है, भाषा विज्ञान में प्रायः पश्चिमी हिंदी और पूर्वी हिंदी को ही हिंदी मानते रहे हैं। ग्रेयर्सन ने इसी आधार पर हिंदी प्रदेश की अन्य उपभाषाओं को राजस्थानी, पहाड़ी, बिहारी कहा था, जिसमें हिंदी शब्द का प्रयोग नहीं है, किंतु अन्य 2 को हिंदी मानने के कारण पश्चिमी हिंदी तथा पूर्वी हिंदी नाम दिया था। इस प्रकार इस अर्थ में हिंदी 8 बोलियों ब्रज, खड़ी बोली, बुंदेली, हरियाणी, कन्नौजी, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी का सामूहिक नाम है। तीसरा है, हिंदी शब्द का संकुचिततम अर्थ है खड़ी बोली, साहित्यिक हिंदी, जो आज हिंदी प्रदेशों की सरकारी भाषा है, पूरे भारत की राजभाषा है। समाचार पत्रों और फिल्मों में जिसका प्रयोग होता है, जो हिंदी प्रदेश में शिक्षा का माध्यम है और जिसे परिनिष्ठित हिंदी, मानक हिंदी आदि नामों से भी अभिहित करते हैं। हिंदी का विकास हम देख चुके हैं कि खड़ी बोली हिंदी का उद्भव शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है, किंतु यदि हिंदी को पश्चिमी हिंदी और पूर्वी हिंदी की 8 बोलियों का प्रतिनिधि माने तो उसका उद्भव शौरसेनी तथा अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। विस्तार में जाकर यदि उसे सहस्त्र बोलियों का प्रतिनिधि माने तो हिंदी का उद्भव शौरसेनी, अर्धमागधी तथा मागधी अपभ्रंश से हुआ है। यूँ तो हिंदी भाषा के कुछ व्याकरणिक रूप पाली में ही मिलने लगते हैं। प्राकृतिक काल में उनकी संख्या और भी बढ़ गई है तथा अपभ्रंश काल में ये रूप प्रायः 40% से भी ऊपर हो गए हैं। किंतु हिंदी भाषा का वास्तविक आरंभ 1000 ईस्वी से माना जाता है। इस तरह हिंदी के विकास का इतिहास आज तक कुल लगभग 950 वर्षों 1000 से 1975 में फैला है। भाषा के विकास की दृष्टि से इस पूरे समय को 3 कालों में बांटा जा सकता है: आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल। आदिकाल 1000 से 1500। हिंदी भाषा अपने आदिकाल में सभी बातों में अपभ्रंश के बहुत निकट थी, क्योंकि उसी से हिंदी का उद्भव हुआ था। आदिकालीन हिंदी में मुख्यतः उन्हीं ध्वनियों, स्वरों, व्यंजनों का प्रयोग मिलता है जो अपभ्रंश में प्रयुक्त होती थी। मुख्यतः अंतर ये है, पहला अपभ्रंश में केवल 8 स्वर थे: आ, इ, ऊ, ए और ओ। ये 8 ही स्वर मूल स्वर थे। आदिकालीन हिंदी में 2 नए स्वर ए और अ विकसित हो गए, जो संयुक्त स्वर थे तथा जिनका उच्चारण क्रमशः ए, औ था।
दूसरा च, छ, ज, झ संस्कृत, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश में स्पर्श व्यंजन थे, किंतु आदिकालीन हिंदी में आकर ये स्पर्श संघर्षी हो गए और तब से अब तक ये स्पर्श संघर्षी ही हैं। तीसरा न, र, ल, स संस्कृत, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश में दंत्य ध्वनियाँ थी। आदिकाल में ये वत्सर्य हो गए। चौथा अपभ्रंश में न, ढ व्यंजन नहीं थे। आदिकाल हिंदी में इनका विकास हुआ। पांचवा ढ, म, ल पहले संयुक्त व्यंजन थे, अब वे क्रमशः न, म, ल के महाप्राण रूप में हो गए, अर्थात संयुक्त व्यंजन न रहकर मूल व्यंजन हो गए। छठवां संस्कृत, फारसी आदि से कुछ शब्दों के आ जाने के कारण कुछ नए संयुक्त व्यंजन हिंदी में आ गए जो अपभ्रंश में नहीं थे। कुछ अपभ्रंश शब्दों के लोप के कारण कुछ ऐसे संयुक्त व्यंजनों, स्वरानुक्रमों तथा व्यंजनानुक्रमों के लोप की भी संभावना हो सकती है जो अपभ्रंश में थे। आदिकालीन हिंदी का व्याकरण 1000 से 1500 ईस्वी के आसपास तक अपभ्रंश के बहुत निकट था। भाषा में काफ़ी रूप ऐसे थे जो अपभ्रंश के थे, किंतु धीरे धीरे अपभ्रंश के व्याकरणिक रूप कम होते गए और हिंदी के अपने रूप विकसित होते गए। धीरे धीरे 1500 ईस्वी तक आते आते हिंदी अपने पैरों पर खड़ी हो गई और अपभ्रंश के रूप प्रायः प्रयोग से निकल गए। आदिकालीन हिंदी का व्याकरण संवेदतः अपभ्रंश व्याकरण से इन बातों में भिन्न है। पहला, अपभ्रंश काफ़ी हद तक संयोगात्मक भाषा थी। क्रिया तथा कारकीय रूप संयोगात्मक होते थे, किंतु आदिकालीन हिंदी में वियोगात्मक रूपों का प्राधान्य हो चला। सहायक क्रियाओं तथा परसर्गों, कारक चिन्हों का प्रयोग काफ़ी होने लगा और धीरे धीरे संयोगात्मक रूप कम होते गए और उनका स्थान वियोगात्मक रूप लेते गए। दूसरा, नपुंसक लिंग एक सीमा तक अपभ्रंश में था, यद्यपि संस्कृत, पाली, प्राकृत की तुलना में इसकी स्थिति अस्पष्ट सी होती जा रही थी। आदिकालीन हिंदी प्रयोगों में नपुंसक लिंग का प्रयोग प्रायः पूर्णतः समाप्त हो गया। गोरखनाथ की रचनाओं में कुछ प्रयोगों को कुछ लोगों ने नपुंसक लिंग का माना है, किंतु यह मान्यता पूर्णतः असंदिग्ध नहीं कही जा सकती। तीसरा, हिंदी वाक्य रचना में शब्द क्रम धीरे धीरे निश्चित होने लगा था। आदिकालीन हिंदी का शब्द भंडार अपने प्रारंभिक चरणों में अपभ्रंश का ही था, किंतु धीरे धीरे कुछ परिवर्तन आते गए, जिनमें उल्लेख्य 2-3 हैं। पहला, भक्ति आंदोलन का प्रारंभ हो गया था, अतः अपभ्रंश की तुलना में तत्सम शब्दावली कुछ बढ़ने लगी थी। दूसरा, मुसलमानों के आगमन से कुछ शब्दों पश्तो, फारसी तथा तुर्की भाषाओं से हिंदी में आए। तीसरा, भक्ति आंदोलन तथा मुसलमानी शासन का प्रभाव समाज पर भी पड़ा, जिसके परिणाम स्वरूप इस बात की भी संभावना हो सकती है कि कुछ ऐसे पुराने शब्द जो अपभ्रंश में प्रचलित थे, इस काल में अनावश्यक या अल्प आवश्यक होने के कारण या तो हिंदी शब्द भंडार से निकल गए या फिर उनका प्रयोग बहुत कम हो गया। इस काल में साहित्य में प्रमुखतः डिंगल, मातली, दक्कनी, अवधी, ब्रज तथा मिश्रित रूपों का प्रयोग मिलता है। इस युग के प्रमुख हिंदी साहित्यकार गोरखनाथ, विद्यापति, नरपतिलाल, चंद्रवरदाई, कबीर आदि हैं। मध्यकाल 1500 से 1800। इस काल में ध्वनि व्यंजन तथा शब्द भंडार के क्षेत्र में मुख्यतः आगे दिए गए परिवर्तन हुए। ध्वनि के क्षेत्र में 2-3 बातें उल्लेख्य हैं। पहली, फारसी की शिक्षा की कुछ व्यवस्था तथा दरबार में फारसी का प्रयोग होने से उच्च वर्ग में फारसी का प्रचार हुआ, जिसके कारण उच्च वर्ग के लोगों की हिंदी में क, ख, ग, य, फ ये 5 नए
व्यंजन आ गए। दूसरा शब्दांत का आ कम से कम मूल व्यंजन के बाद आने पर लुप्त हो गया, अर्थात राम का उच्चारण राम होने लगा। किंतु भक्त जैसे शब्दों में जहाँ आगे पूर्व संयुक्त व्यंजन था, आ बना रहा। कुछ स्थितियों में अक्षरांत अ का भी लोप होने लगा। उदाहरण के लिए आदिकालीन जप्ता, अब उच्चारण जप्ता हो गया। तीसरा हा के पहले का आ कुछ स्थितियों में ए जैसा उच्चारित होने लगा था। अहमद अहमद। व्याकरण के क्षेत्र में भी मुख्यतः तीन ही बातें उल्लेख्य हैं। पहली, इस काल में हिंदी भाषा व्याकरण के क्षेत्र में पूरी तरह अपने पैरों पर खड़ी हो गई। अपभ्रंश के रूप प्रायः हिंदी में निकल गए। जो कुछ बचे थे वे ऐसे थे जिन्हें हिंदी ने आत्मसात कर लिया था। दूसरा, भाषा आदिकालीन भाषा की तुलना में और भी वियोगात्मक हो गई। संयोगात्मक रूप और भी कम हो गए। प्रसर्गों तथा सहायक क्रियाओं का प्रयोग और भी बढ़ गया। तीसरा, उच्च वर्ग में फारसी का प्रचार होने के कारण हिंदी वाक्य रचना फारसी से प्रभावित होने लगी। शब्द भंडार की दृष्टि से ये बातें मुख्य हैं। पहला, इस काल में आते आते काफ़ी शब्द फारसी लगभग 3500, अरबी लगभग 2500, पश्तो लगभग 50 तथा तुर्की लगभग 125 में हिंदी में आ गए और इनकी संख्या लगभग 600 हो गई। दूसरा, भक्ति आंदोलन की चरम बिंदु पर पहुंचने के कारण तत्सम शब्दों का अनुपात भाषा में और भी बढ़ गया। तीसरा, यूरोप से संपर्क होने के कारण कुछ पुर्तगाली, स्पेन, फ्रांसीसी तथा अंग्रेजी शब्द भी हिंदी में आ गए। इस काल में धर्म की प्रधानता के कारण राम स्थान की भाषा अवधी तथा कृष्ण स्थान की भाषा ब्रज में ही विशेष रूप से साहित्य रचा गया। यूँ दक्षिणी उर्दू, डिंगल, मैथिली और खड़ी बोली में भी साहित्य रचना हुई। इस काल के प्रमुख साहित्यकार जायसी, सूर, मीरा, तुलसी, केशव बिहारी, भूषण देव हैं। आधुनिक काल 1800 से अब तक। आधुनिक कालीन हिंदी में ध्वनि के क्षेत्र में 4-5 बातें उल्लेखनीय हैं। पहली, आधुनिक काल में शिक्षा के व्यवस्थित प्रचार के कारण तथा प्रारंभ में हिंदी प्रदेश में अनेक क्षेत्रों में कचहरियों की भाषा उर्दू होने के कारण क, ख, ग, य, फ जो मध्यकाल में केवल उच्च वर्गों के फारसी पढ़े लिखे लोगों तक प्रचलित थे, इस काल में प्रायः 1947 ईस्वी तक सुशिक्षित लोगों में खूब प्रचलित हो गए। किंतु स्वतंत्रता के बाद स्थिति बदली है और अंग्रेजी के प्रयुक्त होने के कारण ज, फ तो एक सीमा तक अब भी प्रयोग में है, किंतु क, ख, ग के ठीक प्रयोग में कमी आई है। नई पीढ़ी कुछ अपवादों को छोड़कर इनके स्थान पर प्रायः क, ख, ग बोलने लगी है। दूसरा, अंग्रेजी शिक्षा के प्रचार के कारण कुछ बहुशिक्षित लोग द्वारा कॉलेज, डॉक्टर, ऑफिस, कॉफ़ी आदि में ध्वनि भी हिंदी में प्रयुक्त हो रही है। तीसरा, अंग्रेजी शब्दों के प्रचार के कारण कुछ नए संयुक्त व्यंजन जैसे ड हिंदी में प्रयुक्त होने लगे, र हिंदी में प्रयुक्त होने लगे। चौथा, स्वरों में ए, औ हिंदी की आदिकाल में आए थे। इनका उच्चारण ऐ, औ या अर्थात ये संयुक्त स्वर थे। आधुनिक काल में मुख्यतः 1940 ईस्वी के बाद ऐ, औ की स्थिति कुछ भिन्न हो गई। इस संबंध में 3 बातें उल्लेखनीय हैं। पहली, पश्चिमी हिंदी के क्षेत्र में ये स्वर सामान्यतः मूल स्वर में उच्चारित होते हैं। दूसरा, पूर्वी हिंदी क्षेत्र में अब भी ये ऐ, औ रूप में संयुक्त स्वर के रूप में ही प्रयुक्त हो रहे हैं। तीसरा, नैया, नैया, व्याकरण, कौआ जैसे शब्दों में
पश्चिमी तथा पूर्वी दोनों ही क्षेत्रों में अ औ का उच्चारण क्रमशः संयुक्त स्वर ऐ औ रूप में होता है। पांचवा, मध्यकालीन में आ का लोप शब्दांत तथा कुछ स्थितियों में अक्षरांत में होना आरंभ हुआ था। आधुनिक काल तक आते आते यह प्रक्रिया पूरी हो गई। अब हिंदी में उच्चारण में कोई भी शब्द आकारांत नहीं होता है। छठवां, वा ध्वनि आदिकाल तथा मध्यकाल में कुछ अपवादों को छोड़कर प्रायः द्वयोष्ठ रूप में उच्चरित होती थी। अब वह कुछ अपवादों को छोड़कर हिंदी के काफ़ी शब्दों में कम से कम पश्चिमी क्षेत्रों में दंतोष्ठ रूप में उच्चरित होती है। व्याकरण की दृष्टि से अधोलिखित बातें कही जा सकती हैं। पहली, आदिकाल में हिंदी की विभिन्न बोलियों के व्याकरणिक अस्तित्व का प्रारंभ हो गया था, किंतु काफ़ी व्याकरणिक रूप ऐसे थे जो आसपास के क्षेत्रों में समान थे। मध्यकाल में उनमें इस प्रकार के मिश्रण में काफ़ी कमी हो गई थी। सूर, बिहारी, देव आदि की ब्रजभाषा तथा जायसी, तुलसी आदि की अवधि इस बात का प्रमाण है। आधुनिक काल तक आते आते ब्रज, अवधी, भोजपुरी, मैथिली आदि कई बोलियों का व्याकरणिक अस्तित्व इतना स्वतंत्र हो गया है कि उन्हें बड़ी सरलता से भाषा की संज्ञा दी जा सकती है। दूसरा, हिंदी प्रायः पूर्णतः एक वियोगात्मक भाषा हो गई है। तीसरा, प्रेस, रेडियो, शिक्षा तथा व्याकरणिक विश्लेषण आदि के प्रभाव से हिंदी व्याकरण का रूप काफ़ी स्थिर हो गया है। कुछ अपवादों को छोड़कर हिंदी व्याकरण का मानक रूप सुनिश्चित हो चुका है। व्याकरण के इस स्थिरीकरण में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का मुख्य हाथ रहा है। चौथा, कहा जा चुका है कि मध्यकाल में हिंदी वाक्य रचना का एक सीमा तक फारसी से प्रभावित हुई थी। आधुनिक काल में अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार फारसी की तुलना में कहीं अधिक हुआ है। साथ ही समाचार पत्रों, रेडियो तथा सरकारी कामों में प्रयोग के कारण भी अंग्रेजी हमारे अधिक निकट आई है। इसका परिणाम यह हुआ कि हिंदी भाषा वाक्य रचना, मुहावरों तथा लोकोक्ति आदि के क्षेत्र में अंग्रेजी से बहुत अधिक प्रभावित हुई है। उदाहरण के लिए, मैं सोने जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू स्लीप का अनुवाद है तो वह आदमी जो कल बीमार पड़ा था आज मर गया। द मैन हु फेल इल एस्टरडे एक्सपायर्ड टुडे का इस तरह प्रकाश डालना मुहावरा टू थ्रो लाइट ऑन का अनुवाद है। तो आवश्यकता आविष्कार की जननी है। लोकोक्ति नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन का अंग्रेजी ने विराम चिन्हों के माध्यम से भी हिंदी वाक्य रचना को प्रभावित किया है। पांचवा, कुछ वर्षों से कीजिए के लिए करिए, मुझे के लिए मेरे को, मुझको के लिए मेरे से, तुझे तुझ में के लिए तेरे में नहीं जाता है के स्थान पर नहीं जा रहा है के स्थान पर नहीं जा रहा जैसे नए रूपों तथा नई वाक्य रचना का प्रचार कुछ क्षेत्रों में बढ़ता जा रहा है। अर्थात हिंदी भाषा की रूप रचना तथा वाक्य रचना में परिवर्तन हो रहा है। शब्द भंडार की दृष्टि से 1800 ईस्वी से अब तक के आधुनिक काल को सामान्यतः 6-7 उपकालों में विभाजित किया जा सकता है। 1800 से 1850 ईस्वी तक का हिंदी शब्द भंडार मोटे रूप से वही था जो मध्यकाल के अंतिम चरण में था। अंतर केवल यह था कि धीरे धीरे अंग्रेजी के अधिकाधिक शब्द हिंदी की भाषा में आते जा रहे थे। 1850 से 1900 ईस्वी तक अंग्रेजी के और शब्दों के आने के अतिरिक्त आर्य समाज के प्रचार प्रसार के कारण तत्सम शब्दों का प्रयोग बढ़ा और कुछ पुराने तद्भव शब्द परिनिष्ठित हिंदी से निकल गए। 1900 ईस्वी के बाद द्विवेदी काल तथा छायावाद काल में अनेक कारणों से तत्सम शब्दों का प्रयोग बढ़ना प्रारंभ हो गया। प्रसाद पंत और महादेवी वर्मा का पूरा साहित्य इस दृष्टि से दर्शनीय है। इसके बाद प्रगतिवादी आंदोलन के कारण तद्भव शब्दों के प्रयोग में पुनः
वृद्धि हुई तथा तत्सम शब्दों के प्रयोग में काफ़ी कमी हुई। सन 1947 तक लगभग यही स्थिति रही। इसके बाद के शब्द भंडार में कई बातें उल्लेख्य हैं। पहली, अनेक पुराने शब्द नए अर्थों में प्रचलित होते गए हैं। उदाहरण के लिए सदन, राज्यसभा लोकसभा के लिए दोनों सदनों में प्रयुक्त हो रहा है। दूसरा, नई आवश्यकता की पूर्ति के लिए क्षणिक, फिल्माना, घुसपैठियाँ जैसे बहुत से नए शब्द हिंदी में आ गए हैं। तीसरा, साहित्य में नाटक, उपन्यास, कहानी और कविता की भाषा बोलचाल के बहुत निकट है। उसमें अरबी, फारसी तथा अंग्रेजी के जन प्रचलित शब्दों का काफ़ी प्रयोग हो रहा है, किंतु आलोचना की भाषा अब भी एक सीमा तक तत्सम शब्दों से काफ़ी लदी हुई है। चौथा, इधर हिंदी को पारिभाषिक शब्दों की बहुत आवश्यकता पड़ी है, क्योंकि वह अब विज्ञान, वाणिज्य, विधि आदि की भी भाषा है। इसकी पूर्ति के लिए अनेक शब्द अंग्रेजी, संस्कृत आदि से लिए गए हैं तथा अनेक नए शब्द बनाए गए हैं। स्वतंत्रता के पूर्वी हिंदी में मुश्किल से 5-6 हज़ार पारिभाषिक शब्द थे, किंतु अब उनकी संख्या लगभग 1 लाख है और दिनों दिन उनमें वृद्धि होती जा रही है। हिंदी शब्द भंडार अनेक प्रभावों को ग्रहण करते हुए, नए शब्दों से समृद्ध होते हुए दिनों दिन अधिक व्यापक होता जा रहा है, जिसमें परिणाम स्वरूप हिंदी अपनी अभिव्यंजना में अधिक सटीक, निश्चित, गहरी तथा समर्थ होती जा रही है। किसी भाषा के प्रचार क्षेत्र में जैसे जैसे विस्तार होता है, उसके एकाधिक रूप विकसित होने लगते हैं। आज इंग्लैंड, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया की अंग्रेजी ध्वनि व्यवस्था, रूप रचना, वाक्य गठन तथा शब्द भंडार किसी भी दृष्टि से पूर्णतः एक नहीं है। हिंदी के साथ भी वही स्थिति आती जा रही है। संविधान के 351वें अनुच्छेद के अनुसार संपर्क भाषा के रूप में जिस हिंदी का विकास होना है, वह कम से कम शब्द भंडार के क्षेत्र में भारत की प्रायः सभी भाषाओं से कुछ न कुछ ग्रहण करेगी। इस प्रकार राष्ट्रभाषा के रूप में उसका स्वरूप एक प्रकार से सर्वदेशिक होगा। नागपुर में हुए विश्व हिंदी सम्मेलन 1975 में इस दिशा में स्वदेश विदेश के हिंदी विद्वानों ने यथेष्ट विचार विमर्श के उपरांत उपर्युक्त निष्कर्ष से ही सहमति प्रकट की और हिंदी को राष्ट्रभाषा के साथ ही विश्व की एक प्रमुख भाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने का संकल्प व्यक्त किया। संदर्भ: हिंदी साहित्य का आरंभ इस इतिहास में तथा कुछ अन्य इतिहासों में भी 7वीं सदी के मध्य से माना गया है। वस्तुतः साहित्य के विद्वान हिंदी भाषा का आरंभ इसी के आसपास मानते हैं, जबकि भाषा के विद्वानों के हिंदी का आभास भले ही इस समय या पहले भी कुछ पूर्व मिलता हो। भाषा के रूप में हिंदी के वास्तविक अस्तित्व में आने का समय 1000 ईस्वी से ही माना जाना चाहिए। 7वीं सदी के मध्य से 1000 ईस्वी तक की रचनाएं मुख्यतः अपभ्रंश में विचरित हैं। यदि कहीं हिंदी के प्रयोग मिलते हैं तो उन्हें हिंदी भाषा के विकास की पृष्ठभूमि के रूप में ग्रहण कर